कॉन्फ्रेंस से और सख्त बातें करके मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। बैठना पड़ेगा, मानना पड़ेगा एक दूसरे को। जिसने कुछ गलत किया है, जिसने कानून को हाथ में लिया है, उसको पकड़ें, उसको सजा दें। आज इमरान खान साहब ने खुद ये बात की है कि जिसने 9 मई के दिन जिसने कोई कानून हाथ में लिया है, जिसने कोई आग लगाई है, तहरीक इंसाफ उनको कब बचा रही। हम तो कह रहे हैं कि आप वो फुटेज लाइए। अगर उस फुटेज में तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जो हैं वो खुदा न खास्ता गिराव जलाव कर रहे हैं या आग लगा रहे हैं, हम बाकायदा उस पर माजरत करेंगे। लेकिन पहले आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि पुरअमन एहतजाज हमारा हक था। एहतजाज के आगे जिसने कुछ किया है उससे तहरीक इंसाफ का कोई वास्ता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी आप अली मोहम्मद खान साहब को सुन रहे थे। बानी पीटीआई ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश की सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं। सूरत हाल अभी तक कशीदा दिखाई दे रही है। बांग्लादेशी अवाम ने भारत और उसकी कठपुतलियों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। बांग्लादेश के अवाम ने नाम नहाद बानी शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों और हसीना वाजिद की भारत नवाज पॉलिसीज़ का जो हशर किया, उसका मुंह बोलता सबूत है कि बंगाली अवाम कल भी भारत के खिलाफ थे और आज भी उससे मुतनफ़िर हैं। भारत की बालादस्ती का खात्मा इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिस पर ज़ाहिर है भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। और भारतीय मीडिया इस रवैये पर और हुकूमती बुखलाहट देख कर उनको इस दर्द की जो शिद्दत है, वो जो इस वक्त भारतीय मीडिया के दर्द की शिद्दत है, उसको समझा जा सकता है। अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 9 मई के हवाले से एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। बानी पीटीआई ने 9 मई के वाक़े पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया है। एडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे बानी पीटीआई। उन्होंने कहा कि पहले 9 मई की CCTV फुटेजेस लाई जाएं। अगर पीटीआई के लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस पाए गए तो माफ़ी भी मांगूंगा और उनको पार्टी से निकालूंगा और सज़ा भी दिलवाऊंगा। अब सवाल ये है कि अगर हकाइक और फुटेजेस सामने आ भी जाती हैं तो क्या वो इसको मानेंगे, क्योंकि वो किसी इदारे पर एतमाद करने के लिए बज़ाहिर नज़र नहीं आते कि वो तैयार हैं और यू टर्न लेने को वो समझते हैं कि ये एक बड़े लीडर की खूबी है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल कि सानिया 9 मई पर साबिक वज़ीर आज़म का मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, क्या बानी पीटीआई काबिल भरोसा हैं? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि वो पहले कह चुके हैं कि इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फ़ौज से किसी किस्म का कोई तस्फिया नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं कि अगर 9 मई की फुटेजेस या जो सबूत हैं वो मुझे दिखा दिए जाएँ तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो क्या इस पर यकीन करेंगे इदारे कि वाकई अगर वो सबूत पेश कर देते हैं तो क्या बानी पीटीआई सबूत देखने के बाद वो वाकई माफ़ी मांग लेंगे? मुझे नहीं समझ आ रही वो किस किस्म के सबूत चाहते हैं। अपने पैरों पे मज़ीद कुल्हाड़ा मारना चाहते हैं। वो उनको चाहिए अब या तो हम सारे टेलीविज़न ये दिखा दें कि वो कौन लोग थे जो 9 मई पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, शहदा की यादगारों पे, PF बेस पे, ISI के ऑफिस पे फैसलाबाद में हमला कर रहे थे, उनको लीड कौन कर रहा था? वो कहाँ से कोई मखलूक आई थी? वो इनके लीडर्स की आवाज़ें नहीं थी? वीडियो मौजूद नहीं थी शहरियार आफरीदी की कि GHQ चलो? वो जो खान साहब ने आज भी कही कि जी वो तो रोक रही थी, जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा थी उस वक्त उनकी, कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद के जी रुको भाई, आप ले के चले जाए मॉब को, उसके बाद वो आपके उस पर रुकता है। ये जो बार बार आज भी उन्होंने कहा बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है कि GHQ के सामने मुजाहरा मना है, तो उस रिपोर्टर ने कहा कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि वहीं करना है। जो हसास डिक्लेयर इमारतें होती हैं वहाँ वैसे नहीं मुजाहरे होते, और ये सारी हसास इमारतें हैं। आपके लिए मुजाहरों के लिए सारा पाकिस्तान खुला हुआ था, आपने बाकायदा प्लान करके चुना आपके लीडर्स की। मैं अभी आपके साथ किसी ऑडियो पे बात नहीं कर रहा, मैंने वीडियोस की बात की है दोनों जगह पे, जहां पे ये लोग लेके जा रहे हैं। जो इनके वर्कर्स, खवातीन वर्कर्स लाहौर में कह रही थी गालियां देते हुए वीडियो में, जो इनकी अपनी चलाई हुई हैं, ये किसी और ने कोई खुफिया CCTV से नहीं दी थी जी जी, कि चलो गालियां भी दे रही थी आर्मी की क़यादत को कि वहां पहुंचना है और इनकी ये इनकी वो, ये सब ने देखी हुई हैं। अब वो खान साहब को कौन सा और सबूत चाहिए है कि वो, और साथ आज आपको पता है वो जब हुई बात कि जी पेट्रोल बम पिंडी में, वो एक रिपोर्टर ने नाम लिया खान साहब के सामने कि ये फलां आपका वर्कर था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा था GHQ के सामने पेट्रोल बम चलाएं, वो तो हमने ज़मान पार्क में चलाए थे।
मतलब अगला काम भी कर गए हैं साथ ही कि वो हमने वहां चलाए थे। अब आप मुझे बताएं कि आप पुलिस के साथ मुकाबले के लिए अपने लोगों को पेट्रोल बमों की अपने घर के बाहर की बात खुद, वो तो पहले तो सारे मीडिया भी देख रहा था ना, दिखा भी रहा था। तो खान साहब को और उनके लीडरशिप को सोचना ये चाहिए कि क्या अगर उनको ये ऑफर मौजूद है कि माफी मांगे और आगे चलें, साथ ही उनका जहन फंस जाता है कि नहीं मैं अगर इनके साथ बैठ जाऊंगा तो मैं तो इनको लेजिटिमेसी दे दूंगा। भाई पार्लियामेंट तो मौजूद है ना, जहां पे आप रोज जाके तकरीरें करते हैं, जनाब स्पीकर करते हैं, जनाब चेयरमैन करते हैं, तो वहां जाके वहीं पे बात कर लें। नहीं करना चाहते वो तो आपकी मर्जी है। तो वो भी नहीं आपसे बात कर रहे। जब उनसे सवाल हुआ कि जी वो तो कह रहे हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, कहेंगे मैं कौन सा कह रहा हूं कि मेरे से बात करो, नहीं करनी ना करो। तो भाई फिर ऑफर तो आप ही कर रहे हैं ना बार बार। वो तो आप अडयाला में खुद कहते हैं मैंने कहा था GHQ के बाहर मुजाहरा करो, मैंने ये कहा था, मैं कहता हूं महमूद चकजई ने इनकार कर दिया कि मैं फौज से बात नहीं करूंगा आपके ब्याह पे। तो फिर आपने कहा नहीं मैंने तो उसको सियासी जमातों के लिए कहा है। आप अपनी यकसुई में आए, एक तय करें कि आपको पॉलिटिकली अपनी पार्टी की मकबूलियत को लेके कैसे चलना है, उसको कौमी सियासी धारे में कैसे रखना है। ये लीडरशिप का इम्तिहान होता है कि आजमाइश में अपने हवास बरकरार रखते हुए रास्ता बनाया जाता है। रास्ता दीवार में टक्कर मारने से इंसानी सर फटता है, उसका और कुछ नहीं होता कि वो खुद बिगड़ता है, दीवार को कुछ नहीं होता। अगर आप दीवारें गिरा सकते हैं तो फिर आप गिरा लें। आज आपने एक सांस में कह दिया कि नहीं मैंने तो उसको हीरो करार नहीं दिया, मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को मैंने तो कहा था कि याह्या खान गद्दार है। अच्छा। आप हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें। मैं तो आज जनाब उसको वो हीरो नहीं, आज उन्होंने कह दिया है कि वो मैंने उसका नहीं कहा, उसके साथ हशर हुआ है उसकी बेटी की वजह से कि उसकी बेटी ने जो फिस्तायत तारी की हुई थी। तो मुजीब का ये हुआ है। खान साहब को अभी बहुत सारी चीजें यू टर्न कह लें, उसके बातों को कह देने के बाद उनसे मुकर जाने की चीजें हैं, लेकिन अल्लाह करे कि उनके पास जो जाते हैं वो जुर्रत का इज़हार कर सकें, इनके वकला सियासी रहनुमा के जी हमें सियासत करनी है तो रास्ता बनाना है। तो सियासत रास्ते का नाम है, वो बंद दीवारों का नाम नहीं है। कोशिश कर लेनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि आप अपने स्टांड से पीछे हटे, लेकिन आप जो कहते हैं बात भी आपसे करनी है और मैंने माफी भी नहीं मांगनी, और माफी तब मांगूंगा जब आप मुझे वीडियो दिखाएंगे। वीडियो तो सारी दुनिया ने देखी भी है कि आपके लोग थे जो लेके भी जा रहे थे, धक्के भी लगा रहे थे, और कहां से आए थे लोग। जी ऐसा वीडियोस तो मौजूद हैं, और अगर आप दिखा भी दी जाती हैं तो फिर क्या, फिर तो इनका बयानिया ही उसका ही यूटर्न हो जाएगा जो इनका बयानिया। तो आपको लगता है कि वीडियोस दिखाने के बाद ये माफ़ी मांग लेंगे बानी पीटीआई? अच्छा, मुझे तो कोई चेंज नहीं लगा आज के बयान में। ये तो मौक़िफ़ एक मुद्दत से है बानी पीटीआई का। वो जब जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? वो यही कहते थे ना जुडिशल कमीशन बना दें, वो फैसला कर ले। लेकिन जवाब ये दिया जाता है कि सारे सबूत मौजूद हैं, इसलिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि अगर सारे सबूत वाकई इस तरह से मौजूद होते तो इस जमानतें ना होती, इनके लोगों की अदालतों में पेश नहीं की जा सकी बहुत सी चीज़ें। और वो ये बात ठीक है, वो यास्मीन राशिद के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि वो कह नहीं थी कि भाई हमने बस पुरअमन एहतजाज करना और यहाँ से चले जाना है। अब ये डिबेट अलग है कि हसास मुकामात पे एहतजाज हो सकता है, नहीं हो सकता, ये किसी कानून की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी है, इसको एक तरफ आप रख दें। तो मुझे तो इसमें कोई मशरूत माफ़ी वाली बात मुझे नहीं कम अज़ कम नज़र आई। वो बात सिंपल है कि जी आएँ, इसकी तहकीकात करा लें, वीडियोज़ ले आएँ, जो हमारे लोग जिम्मेदार हैं हम उनको सजा देंगे, उनको दिलवाएंगे और पार्टी से फारिग कर दूंगा। यही कहा है ना उसने, बानी ने, और क्या कहा है। और जो लोग कहीं बाहर से, मतलब बहुत से लोग इस मौके पे एलिमेंट्स होते हैं ना बहुत सारे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जब कहा कि जी हमने होने दिया, भाई क्यों होने दिया आपने? अगर वो इतने हसास, आप नहीं समझा आपने उनको हसास मकामात ना, इसलिए आपने होने दिया कि जाए जी कोई बात नहीं, ये जाके कर लें, अपना शौक पूरा कर लें। तो ऑब्वियसली एक करने वाला और जो सहूलतकार है उसमें, ये दोनों पे जिम्मेदारी आयद हो जाती है ना। जिसने किया वो भी गलत है, जिसने सहूलतकारी की वो भी गलत है। मतलब इंतहाई अफसोसनाक है जो हुआ। मतलब ये नहीं होना चाहिए था, ना उससे पहले कभी हुआ, और ना हमारी दुआ होगी और कि नेक्स्ट टाइम कभी ना हो ये जिंदगी में जो हुआ है। ये नहीं, ये मतलब कौमों को इस तरह के मनाजर नहीं देखने चाहिए, उससे महफूज रहना चाहिए। लेकिन अगर वो इस चीज से बात आगे बढ़ सकती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इंडिपेंडेंट एक कमीशन बना दें और वो इसकी तहकीकात कर ले, उसमें वीडियोस सारे सबूत पेश कर दिए जाएं
क्योंकि ये भी तो शिकवा करती है ना गवर्नमेंट बार बार कि उस तरह पेशरफ्त नहीं हो सकी 9 मई के मुकदमात में जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो बेहतर है कि आप अदलिया सी को 3 जज ले लें सुपीरियर जुडिशरी से और उनसे कहें जी कि ये सारे सबूत पड़े हुए हैं, इसके बाद आप बताएं कि क्यों इन पे फैसले नहीं हो रहे। मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा चीजें। इससे पहले आपको पता ना अली अमीन गंडापुर ने भी कोई इसी तरह की बात की थी, वो उनका अली मोहम्मद खान का आपने सुनवाया भी। तो इसका एक और एंगल भी होता है इस तरह की बातें होने का कि शायद बात थोड़ी आगे बढ़ गई भी है। सही, बस सही जी। फैसल साहब, अच्छा फिर बात आगे बढ़ गई हुई है तो वाज़े तौर पर बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरह से DGISPR ने जब मीडिया से बात की तो काफ़ी चीज़ें उस वक्त भी वाज़े हुई। तो अगर वाकई बानी PTI चाहते हैं कि 9 मई से आगे बढ़ा जाए तो वो माफ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि मुझे सबूत दिए जाएं। तो वो सबूत पहले भी मौजूद हैं। अगर जुडिशल कमीशन बन जाए, एक आज़ादाना तहकीकात हो जाए, तो फिर बात आगे बढ़ती हुई नज़र आती है आपको? मतलब मेरे अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो मीडिया में ये जो खबरें चल रही हैं कि इमरान खान ने मशरूत माफ़ी मांग ली, ये गलत चल रही हैं। मैंने उनकी जो बहन है उनका पूरा बयान सुना है। वहाँ पे जिन कोर्ट रिपोर्टर्स से उन्होंने बातचीत की है उनके सारे ट्वीट पढ़े, सारे रिपोर्टरों के मैंने इसके बाद के मशरूत में कहीं ये बात नहीं कि उन्होंने माफ़ी मांगने का या मशरूत माफ़ी मांगने का जो इन्होंने बात की, उन्होंने तो कहा है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। जो इमरान खान ने कहा है सही कहा है गलत कहा है इमरान खान से पूछना है। उनका कहना यह है कि जब उन्होंने ये वाज़े तौर पे कहा है जो वहाँ के कोर्ट रिपोर्टरों ने जो मुलाकात में मौजूद थे जो उन्होंने ट्वीट किया है उसके मुताबिक यही हवाला है ना हमारे पास, इसी हवाले से बात करेंगे। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं माफ़ी किस बात की मांगूं, ये इमरान खान ने कहा। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है सारा मीडिया ये बात जो चला रहा है कि मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल वो समझते हैं तो ये इस वजह से मेरे ख्याल में जो मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है फैसला मजीद आप इसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। वो ये समझते हैं कि मैंने ये गलती नहीं की, अगर की है तो मुझे दिखाएं और अगर वो सामने आ जाता है तो फिर मैं माफी मांग लेता हूँ। नहीं ये तो वही वाली बात है ना कि आप बोलते हैं कि मैंने लियाकत अली खान का कत्ल नहीं किया, आप समझते हो मैंने किया है तो मुझे बता दें तो मैं लियाकत अली खान की माफी मांग लूंगा। तो वो इस पूरे चीज से वो इनकारी है ना कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें मैं शामिल ही नहीं था। मैं तो उसमें शामिल, जो उनका बयान है टीवी पे जो आमिर साहब बता रहे हैं वो एक अलग बात है, वो जो बता रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो मैं किस बात की माफी मांगूंगा। अगर तुम लोग समझते हो कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मेरे पास सबूत लेके आओ, मेरे पास वीडियो लेके आओ, तो वीडियो जो है वो अदालतों में पेश कर दी जाए। अगर इमरान खान को जो है वो दिखा दी जाए जो कल आइंदा जो कोर्ट रिपोर्टर जाए। तो उन्होंने दूसरी बात ये की है कि उसमें कोई तहरीक इंसाफ का आदमी मुलव्विस है तो उसको आप जो है सजा दे दें। अगर जो बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया था और किया भी था, इसको ढकी छुपी बात भी नहीं है, तो उन्होंने कहा उसको तो उन लोगों को तो इमरान खान ने डिसोन कर दिया है। बोला हमारा क्या ताल्लुक है, आप इनको अगर ये मुलव्विस है तो इनको जो है वो सजा दे दें। तो फिर तो ये मामला ही जो मेरे ख्याल जो है खत्म हो गया कि माफी मांगने की जो एक ऑफर थी जो उनको की गई थी, वो ऑफर को जो है जो खबर बननी चाहिए थी आज टीवी चैनल्स के लिए, वो तो ये बननी चाहिए थी कि जो माफी की जो पेशकश थी वो इमरान खान ने मुस्तरद कर दी। सही कर दी गलत कर दी इस डिबेट को छोड़ा, लेकिन वैसियत साफी या वैसियत मीडिया के तो खबर तो फिर ये बनती है। अगर हम ये सारे चैनल खबर चला रहे हैं कि मशहूद माफी का ऐलान कर दिया तो फिर तो इसमें हमारी अपनी ख्वाहिश भी शामिल हो रही है ना। ये तो बिल्कुल एक मावरा अकल बात है। लेकिन बात दूसरी ये है, जी फिर मैं थोड़ा सा कराची को मिला लूं आपकी इजाजत से। जी ये जो आमिर साहब ये कह रहे हैं कराची से भी मशरूत माफी आनी है ना यार, तो जिस लीडर के पीछे लगे हुए उसने भी माफी मांगी है। वो तो अनकंडीशनल आ गई ना कराची से तो अनकंडीशनल आ गई है। मैं जो आमिर साहब, अरे भाई वो तो जुतियां पड़वा लेता था पहले। जी आप फैसला सुन तो लेना यार बात। जी सुन आपकी बात सुन तो लेना जी, फिर आप राय दीजिएगा ना। मैं तो आपकी बात को तायद करना चाह रहा हूँ और आप पहले से जज्बाती हो जाते हैं। जो आमिर साहब जी कह रहे हैं ना, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हुआ, मैंने तो एंजॉय किया आपकी बात को। जी फैसल साहब वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। आपका एंजॉयमेंट भी गुस्से में होता है। अच्छा ये पॉपकॉर्न खाने वालों के साथ ही हो सकता है ना, बेचारों को, लोगों को तो रोटी नहीं मिल रही, एलीट क्लास हमारी पॉपकॉर्न खा रही है तो उससे एंजॉय किया जा सकता है ना। हम तो जायके को फील कर सकते हैं, खा तो नहीं सकते, गरीब लोग हैं। हाँ सही है। देखिए अब बात यह है कि अल्ताफ हुसैन अगर माफी मांगता है उसकी माफी तो आप कबूल नहीं करते,
आमिर साहब कहते हैं कि इमरान खान को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बार बार मौका दे रही है, बार बार मौका दे रही है, जिसके बारे में हमारा कहना ही है। आमिर साहब यार अल्ताफ ने कब माफी मांगी है? वीडियोस है भी, अरे 100 दफा मांगी है, हजारों दफा मांगी है, और मांगी किस बात की है? इस बात की मांगी है ना, मुंह से में ये अल्फाज निकल गया था जो 9 मई को हुआ था, वो तो अमली तौर पे हुआ था, जिसको हम कहते हैं रियासत पे हमला हुआ था। मान गए ना, कहते हैं कि भारत उस यहाँ पे बात मान गए ना कि सच क्या है। 70 साल में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, वो तो अमली तौर पे जो कुछ हुआ था। लेकिन आप देखिए, इससे ना तफरीक बात को, इसको संजीदा मजाक में बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। इस मामले का एक संजीदा पहलू है कि जब आप एक आदमी को इतने बड़े जुर्म पे कहें कि आप हमसे माफी मांग लो, हम आपको माफ करने को तैयार हैं, ठीक, और एक आदमी को सिर्फ जबान के निकले हुए अल्फाज पे माफी देने को तैयार ना हो, इससे तफरीक पैदा होती है। ठीक, लोगों के जहन में 2 तरह के ख्यालात पैदा होते हैं। लोग बहुत कुछ सोचने पे मजबूर होते हैं। जब हम कहते हैं रियासत माँ के जैसी है, तो रियासत सिर्फ इमरान खान की अम्मी नहीं है, रियासत तो फिर हमारी भी अम्मी है ना। ये खाली इमरान खान के लिए अम्मी है कि इमरान खान को ही मौका मिलेगा, बाकी किसी को मौका नहीं मिलेगा। फिर रियासत जिन से नाराज है, फिर आइए अपॉर्चुनिटी आपने सबको देनी है, फिर सबके सामने आपने जो है ना वो एक जो है ना बराबर का बर्ताव करना है, जिसको कहते हैं ना माँ की ममता। तो ये माँ की ममता सबके लिए होनी चाहिए ना। ठीक, एक आदमी के लिए अगर माँ की ममता होगी तो फिर जो बाकी सौतेले बच्चे रियासत के, तो ये लोगों के जहन में सवाल पैदा हो रहे हैं। तो रियासत को चाहिए कि ये जो माफी की ऑफर है वो भी गैर मशरूत करे और सबके लिए करे। खाली अगर इमरान खान के लिए ऑफर होगी तो फिर जो सौतेले बच्चे वो बेचारे नाराज ही होंगे ना। फिर हम कहते हैं कि बच्चे नाराज हैं, नाराज नहीं होंगे तो और क्या होंगे? अब पता नहीं सुतेले हैं कि क्या हैं। अब ये भी तो आपने बना दिया ना, सुतेले। हो सकता है सगे ही। यार कल मैं कोटा सिस्टम पे बात कर रहा था तो चहीता कराची के बोले भी नहीं उस पे कि कराची वालों का सिस्टम क्यों खराब हुआ है। कल जुबानी गुंग टाइम कम है तो आगे बढ़ते हैं। शकील अंजुम साहब को मौका दें। शकील अंजुम साहब, कमाल कराची के लगते हो भाई। कोटा सिस्टम पे रख लेते हैं। ठीक है जी, रख लेते हैं। मुल्तान की बात आ रहे थे शकील अंजुम साहब। आज अचानक 24 घंटे बाद याद आ गया कि कराची भी है। एक जुमला बोल दूं कि गुज़श्ता 15 साल में कराची के एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। चलें किसी दिन हम इस पर शो कर लेते हैं जी। शकील अंजुम साहब, यही तो मैं कल कह रहा था कि एहसास महरूमी से कहते हैं। जी जी, अपनी आवाज बुलंद करें। जो वाकयात हैं उनकी अपना टाइम छीन लें। शकील अंजुम साहब, शकील भाई ये आपकी जगह खुद बुलानी पड़ती है आमिर साहब की मौजूदगी में। छीन के लेंगे आजादी। हमारा फिर साउथ पंजाब जो है ना वैसे ही जो है ना। नहीं, हम आपको महरूम नहीं रहने देंगे। इस शो में सब बराबर है। नहीं, मैं खुद बक्खर से हूँ, मैं साउथ पंजाब से हूँ भाई। बड़े शहर के लोग हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आपके शो में। नहीं, तो 9 मई के लिए बराबर है। देखिए जी, 9 मई के जो मैं तो छोटे से शहर का बंदा हूँ, बक्खर का भाई, जितनी भी मुजम्मत सरायकी इलाके का बंदा हूँ। लेकिन बात यह है कि जो आज का बयान है तो जो फैसल हुसैन साहब कह रहे हैं कि बात वही है कि खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं मशरूत माफी मांगूंगा। उन्होंने ये कहा है कि माफी मांगूंगा अगर मेरी गलती साबित हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने स्टैंड पर अभी कायम हैं। वो ये कहते हैं कि अगर तो मैंने कोई गलती की है तो मैं माफ़ी मांगूंगा, मुझे दिखाएं वीडियोस, और उसके बाद जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं वो बनाएं। तो उसके बाद जो है इस बात का फैसला किया जाए कि जिन लोगों ने 9 मई किया है उन्हें मैं पार्टी से भी निकाल दूंगा। तो इसमें गुजारिश ये है कि जो इस किस्म की आरा हैं, 2 आरा हर पार्टी में पाई जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हक के हवाले से और एंटी एस्टेब्लिशमेंट। आपने देखा कि PMLN में भी 2 ग्रुप मौजूद हैं। जब मियां नवाज शरीफ को इकामा पर निकाला गया तो उस वक्त उन्होंने वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला का नारा लगाया, और एक ग्रुप जो है वो चाहता था कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो, दूसरा ग्रुप ये चाहता था कि नहीं मफाहमत होनी चाहिए। इसी तरह PTI में भी 2 ग्रुप मौजूद हैं जो ये चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाया जाए, लड़ाई की जाए, दंगा फसाद किया जाए, मुल्क में अनारकी फैलाई जाए। उसमें फवाद चौधरी, शेख रशीद, शाह महमूद, जबकि दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही और दीगर लोग जो थे वो मफाहमत चाहते थे। वो खान साहब को आखिरी दम तक ये समझाते रहे कि आप अगर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करेंगे तो बात यहाँ पर रुकेगी नहीं, कि फिर हम सबको जेलों में जाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपने देखा कि फिर जब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई तो फिर
पार्टी को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अभी तक पार्टी उन मुश्किलात का सामना कर रही है। जी जी। अगर खान साहब वाकई ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बैठकर बात की जाए तो उनको चाहिए कि वो एक कदम पीछे हटें और जिस किस्म की उन्होंने बात की है तो इस बात को आगे लेकर बढ़ें। और मेरा ये ख्याल है कि अगर वो बैठकर बात करें और इसके लिए तो सबसे बेहतरीन जो जगह है वो पार्लियामेंट है और हम इस पे यही कहेंगे अगर वाकई खान साहब बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देर आए दुरुस्त आए, खान साहब को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, माजी को छोड़कर आगे की तरफ बढ़े ताकि मामला जो हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचे। सही जी। इलियास साहब, देखिए अगर ऐसी बात उन्होंने कही है तो इस बात पर तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल उनसे बातचीत करके उनको दिखाएं कि कौन कौन थे जो लोग उनके मुलव्वस थे, कि जो कहते थे कि ट्रैक की गई आवाज़ें उनकी रिकॉर्ड की गई हैं और जियो फेंसिंग से जो सारे शवाहिद हैं वो बिल्कुल लेके आए, उनके सामने ला के दिखाएँ कि ये बंदे उनके मुलव्वस थे। तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगूंगा, तो फिर माफ़ी मांगे। ये इस तरह ये सिलसिला है क्योंकि ये अगर बात कही गई है उनकी जानिब से तो ये कदम है कि बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए किसी तरीके। ये जो खामोशी है इसको तोड़ा जाए और जो एक अरसा दराज से बातचीत नहीं हो रही आपस में तो इसको बातचीत को शुरू किया जाए। यहाँ ये पहलू देखने में आ रहा है कि जी इस तरह की बातचीत, लेकिन अब ये देखने कि गवर्नमेंट क्या करती है इस पर। गवर्नमेंट अगर इस पर अगला स्टेप लेती है, तस्वीरें दिखाएं, गवर्नमेंट ने तो इस पर बड़ी वर्किंग की हुई है उनके सारे सिस्टम में जो पेस भुगत रहे हैं, जिस तरह की लाहौर फैसलाबाद की और इसके बाद जो भी है जो ये है भाई ये गवर्नमेंट से ऊपर का मामला है, इतने बड़े मामले में तो उसको अलाउ भी नहीं है बोलना। हाँ ठीक है, आप उसे गवर्नमेंट ही समझे तो वो ठीक है। तो वो जाहिर है ये मामला जब इस तरह चलेंगे तो इसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि इसमें कौन कौन मुलव्वस था, उनको पता चल जाएगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं, अगर कहते हैं कि नहीं इसमें मुलव्वस हैं या नहीं है तो फिर वो सारा क्लियर हो जाएगा कि अगर तस्वीरें नहीं साबित कर सकेंगे, आवाज़ इसमें तो आवाज़ों की रिकॉर्डिंग सारी है, रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाई जाए उसमें। ये एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट के लिए मौका है कि उनको दिखाया जाए कि उसमें उनकी जो टीम थी, जो उसमें उनके लीडर थे, वो किस तरह कर रहे थे बातचीत या किस तरह लेके गए हैं कारकुनों को, क्योंकि कारकुनों को मूव करने के लिए लीडर्स ही होते हैं। वो किस तरह कर रहे थे, लिबर्टी में किस तरह खड़े थे, किस तरह मूव किया गया, कौन कौन मोटिव था, सारा इनके पास फुटेज वगैरह है। क्योंकि एक तो मीडिया की रिकॉर्डिंग होती है ना, तो एक गवर्नमेंट खुद भी कर रही होती है, गवर्नमेंट के अपने अदारे भी कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये हैं। ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है कि इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो है कि बातचीत नहीं हो रही थी, उनको वो नहीं मान रहे थे, वो कह रहे हैं मैं मुलव्वस नहीं हूँ, तो उनको पता चल जाए कि उनकी टीम मुलव्वस है और वो कहते हैं कि जी उनको सजा देंगे। फिर ये देखना है कि वो अपने बंदों को सजा देते हैं कि क्या करते हैं। सही आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास मौका है, वो सबूत अगर मांग रहे हैं तो सबूत दिखा दे। बुनियादी सवाल, बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से मशरूत मुआफ़ी का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि ये मामला आगे बढ़ते हुए किस तरह से नज़र आते हैं। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, महंगाई का तूफान, पाकिस्तान में 74% अवाम अखराजात पूरे करने में नाकाम है। हम सवाल ये उठाए हैं, हुक्मरान की तरह अवाम को रिलीफ कौन देगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। लोग बहुत तंग आ गए हैं, उनके बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं, उनके बच्चों की तालीम महंगी हो गई है, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, खाना पीना मुश्किल हो गया। उसी तनख्वाहदार को जो पहले से टैक्स दे रहा है, आपने मजीद उसमें इजाफा कर दिया। हुकूमत की नाअहली, नालायकी, करप्शन, लूट मार, और उस लूट मार का खमियाजा हम लोग भुगते। हम पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक मांग रहे हैं, हम इन सब की बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये जरूरी है, वरना मर जाएंगे लोग जब अपनी तनख्वाह घर में लेकर आए और उनको पता चले कि तनख्वाह से ज्यादा तो बिल आया हुआ बिजली का, कहाँ जाएंगे? सियासी मुजाहिमत करने वाले लोगों से अगर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो अनारकी फैलती है, फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। नाज़रीन, बजट के बाद मुल्क में मुसलसल महंगाई का तूफान जारी है। हर पाकिस्तानी परेशान दिखाई देता है। बिजली के बिलों ने तो आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। बिल ज़्यादा आने पर भाई भाई को कत्ल कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में 74% अवाम अखराजात पूरे करने से कासिर है एक सर्वे के मुताबिक, और 40% पाकिस्तानी अपने अखराजात पूरे करने के लिए उधार की रकम लेने पर मजबूर हैं। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ 13 दिन से रावलपिंडी में एक धरना भी जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान ये धरना, मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इत्तलात ये हैं कि आज रात रावलपिंडी कमिश्नर के दफ्तर में फिर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ठीक, वरना जमात इस्लामी ने कल से इस्लामाबाद की तरफ
पेशकदमी का ऐलान कर रखा है। इसी से सवाल अयाज साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, हुक्मरान अब आम आदमी अवाम ये सवाल करती है कि हुक्मरान कहाँ हैं जो इस वादे पर वोट लेते हैं कि वो अवाम की दहलीज़ पर वो तमाम जो सहूलियात हैं वो रिलीफ देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देते हुए नज़र नहीं आते और बज़ाहिर लगता है कि आम आदमी के इशू से हुक्मरान का कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपने सर्वे का जिक्र किया कि 40% लोग उधार लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने आपसे उधार मांगा था, आपने नहीं दिया। खैर, अब बात यह है कि जमात इस्लामी का धरना बहुत लोग खुश हुए कि जी चलें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, चलें ऑपोजिशन में ही सही, जो हमारे लिए निकली है सड़कों पे। अब बहुत अच्छा होता गवर्नमेंट बहुत पहले मुज़ाकरात करके मामलात इनसे तय कर लेती, ठीक हो जाते। जैसे मैं कल अर्ज कर रहा था कि कानून साजी अपनी सीटें बढ़ाने के लिए तो फौरन भाग दौड़ करते हैं, सुबह शाम एक हो जाता है, वो इलेक्शन कमीशन भी चला गया है, सुप्रीम कोर्ट, वो सारे काम चल रहे हैं क्योंकि उसका इनका अपना बेनिफिट है उसमें। जी जी। ये एक जो काम करने वाला था, इनको सबको बैठ जाना चाहिए था। IPPs जो 50% कहते हैं गवर्नमेंट के अपने हैं, कम से कम उस हवाले से तो कुछ करके हमें बता देते कि ये लें जी। अच्छा, मैं सोचता रहा, मैंने कहा जब ये धरना शुरू हो गया तो पॉसिबल है कि कहीं पीछे बैठ के ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हों, IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हों कि जी ये देखें ये फलां जगह से ये PSTP से इतने कम करके हमने ये कर लिया था, तो ये भी हम करने जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। ये अदालतों की लड़ाई, गवर्नमेंट ऑपोजिशन की लड़ाई, ये सब काबिल बर्दाश्त और काबिल कबूल है। अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में सड़कों पर लड़ाई हो, वो फिर उसका डैमेज का कंट्रोल कोई नहीं होगा। जी आमिर साहब। देखें, एक तो वो मुज़ाकराती टीम पहुंच गई है कमिश्नर ऑफिस में, गवर्नमेंट की पार्टी और जमात इस्लामी के लोग आएंगे, और अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात का अमल जारी है, कोई टूट फूट नहीं हुई है अभी तक। दोनों अतराफ होश के नाखून ले रहे हैं कि जी ठीक है, रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि महंगाई का इलाज कीमतों की कमी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप कोई लॉलीपॉप नहीं दे सकते, कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के जितने भी हैं उनके अंदर बिल्कुल ठीक बात है। अली परवेज़ मलिक को मैं सुन रहा था कि वो भी तो बैंकों से कर्जे लिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। आप हमें बता देना कि कर्जे कितने हैं और उसके अंदर जो प्रॉफिट बनता है वो आपने कब छोड़ने का फैसला करना है कि आवाम के लिए हम छोड़ रहे हैं। वो अल्ले तल्ले पे इन लोगों के ब्यूरोक्रेट्स पे मत ना लगाएं ना, वो वापस लें उनसे जी। आज वो राशिद लंगड़ियाल साहब को लगा दिया है चेयरमैन FBR, जिन्होंने बड़ा तुम तराक से कहा था कि हम वापडा के एहलकारों से ये ले लेंगे वापस यूनिट्स, वो भी ना लिए, गपशप जुबानी कर करके, और माशाल्लाह अपनी तो वो तरक्की ले गए, 21 में ही बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं। और जैसे PSDP की बात हो रही थी तो 80 अरब रुपए के लैपटॉप आप किस लिए देंगे भाई? अब दुनिया आगे चली गई है, आप लैपटॉप से बाहर आ जाएं, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि कमीशन खाया जाएगा उसमें। तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि चेयरमैन HEC को जो एक्सटेंशन दी है, मैंने तो सुना है राना तनवीर और एहसन इकबाल दोनों ने इनकार किया था, वो रोक रहे थे कि ये एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एक और वजीर को लाके एक्सटेंशन ले गए। तो क्यों ले गए भाई? इसके ऊपर बाकायदा तहकीक होनी चाहिए कि टेंडर के अंदर भी गेम डाली गई है। ये इस तरह की चीज़ें शहबाज शरीफ साहब को फौरन नोटिस लेना चाहिए। अब जब इनलैंड रेवेन्यू के और कस्टम के ऑफिसर वहां पे राशिद लंगड़ियाल साहब को टफ टाइम देंगे चेयरमैन FBR बनने के बाद, कि पहले तो उनके अंदर बहुत सारे लोगों को उड़ा दिया गया, आज एक नए चेयरमैन को जो PS से हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं, भाई आपके सेक्रेटरी लगे हुए हैं ना बोसाल साहब, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सेक्रेटरी फाइनेंस, तो आप उनसे कंट्रोल करा लें। इन्होंने कौन सा नुस्खा कीमिया दिया 2 साल में जो आप और हमें अब ये FBR में देंगे राशिद लंगड़ियाल साहब? जो बिजली की चूंकि बात हो रही है ना, इसलिए मैं उससे रिलेट करते हुए बात कर रहा हूँ। तो ये कौन सा वहां खजाने में पैसे भरने जाएंगे? ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब चाहिए है कि इस किस्म की हरकतें क्यों हैं। इन्होंने पावर के अंदर 2 साल में बैठ के क्या काम किया है? कि हम ये कहें कि जी इन्होंने ये IPPs के मुआहदे कम किए थे, रेट कम कराए थे, और ये FBR में जाके अब हमें ये फायदा देंगे। ये यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सके, वहां क्या करेंगे? ठीक जी। फैसल साहब, एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा जो आपने कहा ना कि 84% लोग अपने खर्चा नहीं उठा पा रहे, तो ये 26% लोग पता नहीं कौन से 74 जो इन हालात में भी जो बिला खौफ खतर इनकी ये इस तरह की है। चलिए ऑन अ लाइटर नोट, आमिर साहब को आप कहते हैं तब का अशराफिया, तो फिर शायद यही लोग अकेले थोड़ी है ना। मैंने एक तो आमिर साहब होंगे, बाकी पता नहीं कौन, बाकी 25% और इनके साथ ही है। पॉपकॉर्न खाने वाली पार्टी हमें अशराफिया में गिन रही है, मकाम हैरत है। अरे बात निकल जाएगी, सुन ले। जी जी।
मैं कह रहा हूँ जो इस्लामाबाद की बुलंदी पे बैठ के जो हाफिज नईम जो गुफ्तगू कर रहा है वो आम आदमी के जहन को जो है ना झंझोड़ रही है। हुकूमत के लिए बहुत बेहतर है कि वो मुज़ाकरात से जो है वो चीज़ों को हल कर ले, क्योंकि जमात इस्लामी के कारकुनों में और आवाम के दरमियान मिलने में बहुत एक बारीक सी लकीर का फ़र्क रह गया है। इस धरने को एक तो अगर जमात इस्लामी की माजी के धरनों से और मिलियन मार्च से ये लोग उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हुकूमत एक बहुत बड़ी सियासी हुकूमत नहीं बल्कि और बहुत सारे लोग भी जो है एक बहुत बड़ी सियासी गलती के जो है ना वो मुर्तकिब हो रहे हैं। इस वक्त ये जो धरना है, आप जो एक आम इंसानी जहन है उसकी उम्मीदों का महवर और मरकज जो है वो ये धरना बन गया। अगर ये मुज़ाकरात से ये मसला हल नहीं हुआ तो ये धरना जो है ना कोई बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता हो सकता है खतरनाक शक्ल इन हुक्मरानों के लिए और आम आदमियों के लिए धरना जो है वो कोई नवीद शहर बन जाए। तो अगर हुक्मरानों के लिए मुश्किल होती है तो होती रहे, हमें तो उसकी कोई परवाह भी नहीं है। लेकिन इस तबका अशराफिया के लिए बेहतर यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो धरने में मुज़ाकरात से चीजों को हल कर ले, वरना ये उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी और उसकी मुश्किलात की नौयत क्या होगी उससे कोई आम आदमी को कोई सरोकार नहीं होगा। अगर कोई यहाँ पे कोई बहुत खतरनाक सूरत हाल होती है तो उसमें जो लोगों के अंदर, जो आम आदमी के अंदर तबका अशराफिया के लिए जो नफरत पाई जाती है, जो मुखालफत पाई जाती है, उनके लिए हमदर्दी नहीं है। तो इसको आप समझें कि ये सूरत हाल जो है ना वो किस नहज पर सही है। लेकिन अभी आप सुन रहे थे ना, आमिर साहब कह रहे थे दोनों तरफ से होश के नाखून लिए जा रहे हैं, जाहिर है मामलात को कंट्रोल रखा जा रहा है। अब देखते हैं कि आज के दौर मुज़ाकरात का जो दौर है उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होती है। क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। शकील अंजुम साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, तो किसके पास हल है? पाकिस्तानी शहरी परेशान है, हुक्मरान उस तरह से पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो हुकूमत की विल है वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है इस हवाले से कि वो कोई आवाम के हवाले से रिलीफ के बारे में सोचे। और जो जमात इस्लामी का धरना है इस वक्त तो वो एक धरने की शक्ल में मौजूद है, पुरअमन लोग बैठे हुए हैं। अगर ये हजूम की सूरत में आगे निकलते हैं तो फिर एक लफ्ज़ या एक चिंगारी बिल्कुल बांग्लादेश की सूरत हाल पैदा कर सकती है पाकिस्तान में। कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता था कि एक माह पहले तक शेख हसीना की हुकूमत को ख़तरा है, लेकिन एक लफ्ज़ रज़ाकार ने, जहाँ पर लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है, फॉरेन रिज़र्व हमारे से ज़्यादा है, 41 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, लोग जो है वो खुशहाल थे वहाँ पर। और आपने देखा कि फिर जो अपने आप को डिक्टेटर और इतनी मजबूत वज़ीर आज़म समझती थी, फिर उनको उस मुल्क में रहने की जगह नहीं मिली। तो हुकूमत को चाहिए कि इस मामलात को संजीदा ले। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हुकूमत के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिजली का बना हुआ है और बिजली के हवाले से हुकूमत को ये भी पता है कि कौन से पावर प्लांट्स बंद हैं और किन को जो है अरबों रुपए की अदायगी की जा रही है और किन पावर प्लांट्स की कैपेसिटी के चार्जेस की मद में किसको कितने पैसे दिए जा रहे हैं। कम अज़ कम हुकूमत अपनी विल तो दिखाए। इस हवाले से आकर वज़ीर आज़म साहब बात तो करें आवाम से, उन्हें ये बताएं तो सही कि हमने इन पावर हाउसेस के मालकान से बात की है या हम उनको ये कहने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब इस बात पे आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो दीगर मामलात पर आकर रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं, उनके बयानात भी जारी होते हैं, लेकिन IPPs के हवाले से अब तक वज़ीर आज़म साहब ने ना तो कौम को एतमाद में लिया, ना आकर बताया है कि हमने इस हवाले से क्या इक़दामात किए हैं कि आया आवाम को हम कैपेसिटी चार्जेस जो आवाम के ऊपर एक इतना बड़ा बोझ है और आवाम रोजाना की बुनियाद पर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बिल्कुल, और शायद भाई को मार रहे हैं, उनकी तरजीहात में नहीं है ना, झगड़े हो रहे हैं जी। तो ये अगर उनकी तरजीहात में नहीं है तो फिर अगली तरजीहात के लिए वो भी तैयार रहे जो आवाम की तरजीहात हैं, फिर उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। कौन से बेहतर है पहले खुद से ही बात कर लें। इलियास साहब, देखिए, ये तो अब ये आज का इशू नहीं है, ये बड़े अरसे से इशू है कि लोगों का जो 70% है बिजली के बिलों में बच्चों की फ़ीसों में चले जाता है, बाकी क्या खाएंगे। ये इस सूरत हाल में गवर्नमेंट की जानिब से ये सब चीज़ों का पता है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से कुछ नहीं किया जाए। तो बजाय आपने अपनी GDP को एक्सपैंड करते, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते या एग्रीकल्चर को फ़रोग देते, कुछ नहीं किया। बजाय कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ताकि ये जो है इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए आर्टिफिशियल तरीक़ों से, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई। आपकी GDP सुकड़ गई है, लोगों की जो आमदन है वो उधर ही खड़ी है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों की कुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी हुई है इस वक्त, लेकिन गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। हर देखें, पिछली गवर्नमेंट ने जो थी
उसने 5 वजीर खजाना बदले थे। अब भी देख लें जो सूरत हाल है, एक वजीर खजाना लेके आए, इनसे भी कुछ नहीं हो रहा। ये सब अच्छी बताएंगे कि जी बेहतर हो रहा है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आ जाएंगे कि जी आज इतनी चीज़ों की कीमत कम हो गई। ये नहीं बताएंगे कि चीज़ों की कीमत मजीद नहीं बढ़ रही, वो जी पिछले हफ्ते के मुताबिक कम हो गई। एक हफ्ते से कंपैरिजन करेंगे, उसको अजीब कोई फिगर्स वगैरह को इधर उधर। ठीक है लिया साहब, आपका पॉइंट आ गया। ज़ाहिर है आपकी बात दुरुस्त है, मौशी अशारियों से तो कुछ नहीं होना, बेहतरी तो आएगी जब आम आदमी को रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज के शो से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।